हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 9 जुलाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो ये सफल परीक्षण किया गया है ITR चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। किसका किया गया है दोस्तों? पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। इसका जो है निर्माण DRDO के द्वारा किया गया है, उसका परीक्षण भी DRDO के द्वारा किया गया है। इसकी न्यूनतम दूरी दोस्तों 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर इसकी न्यूनतम दूरी है। इसमें नेविगेशन गाइडेड कंट्रोल सिस्टम मैकेनिज्म से इसको लैस किया गया है और ये पिनाका का नया संस्करण है। अत्याधुनिक गाइडेंस किट इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से सब लैस है। पिछले 3 मंथ में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट डिफेंस से या इन सब चीज़ों से संबंधित जो घटनाएं हुई हैं उसको एक बार रिवीजन सीट के माध्यम से रिवीजन कर लेते हैं। जुलाई 2026 भारतीय थल सेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से पूर्वोत्तर भारत की फॉरवर्ड चौकियों पर ड्रोन कॉम्बैट ऑपरेशन का अभ्यास किया है। जून 2026 में प्रोजेक्ट 75 की समीक्षा की गई है। जून 2026 में ही हवा से हवा मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल मिसाइल अस्त्र, ये इम्पोर्टेंट है, अस्त्र का अपग्रेड वर्जन का सुखोई 30 MKI से सफल यूजर ट्रायल किया गया है। ये याद रखिएगा, अस्त्र का सफल ट्राई किया गया है सुखोई 30 MKI से। इसके बाद ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है उसका भी सफल परीक्षण किया गया है चेन्नई से। इसके बाद 2026 में मई 2026 में नसीम अल बह ओमान के तट पे द्विपक्षीय बायलैटरल नौसैनिक अभ्यास किया गया है। अप्रैल 2026 में DRDO के द्वारा DRDO ने हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से दागी जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण पूरा किया गया है। वरुण 2026 का जो है एक्सरसाइज नौसैनिक अभ्यास अप्रैल में संपन्न हुआ। पिनाका के बारे में देख लेते हैं। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। वैसे DRDO के पुणे स्थित आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE और हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी, आप DRDO याद रखिए, इससे काम चल जाएगा, को इसके द्वारा डेवलप किया गया है। क्षमता दोस्तों, इसमें एक पूर्ण साल्वो यानी 12 रॉकेट को 44 सेकंड में लगाया जा सकता है। इसका रेंज 3.9 किलोमीटर है। पिनाका जो MK1 है, इसकी मारक क्षमता को लगभग 38 से 40 किलोमीटर रखा गया है। पिनाका उन्नत जो इन्हेंस्ड वर्जन है, इसकी रेंज को बढ़ाकर 45 से 60 किलोमीटर तक किया गया है। और जो गाइडेड पिनाका आएगी, इसका अधिकतम रेंज 75 से 90 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया की घोषणा के अनुसार वर्ष 2026 में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगामी संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों ये तेलंगाना। जो खेलो इंडिया गेम्स होंगे, यूथ गेम्स होंगे, उसका मेजबानी तेलंगाना स्टेट करेगा, तेलंगाना। और ये संभवतः जो है नवंबर में ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स संपन्न होगा। इसकी शुरुआत जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसकी शुरुआत 2018 से की गई है और 2019 में इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। पहले खेलो इंडिया स्कूल्स गेम्स था इसका नाम। और इसमें दोस्तों अंडर 17 स्कूली छात्र, अंडर 21 कॉलेज के छात्र ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। अगला है, हाल ही में आतंकवाद का मुकाबला करने पर भारत रूस संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। भारत और रूस का जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है उसका बैठक है, 14वीं बैठक नई दिल्ली में नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। अगला है दोस्तों, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के अनुसार एक सक्रिय रनवे के नीचे से गुजरने वाला देश का पहला 6 लेन अंडरपास किस हवाई अड्डे पर बनाया जा रहा है? तो 6 लेन अंडरपास जो है वाराणसी हवाई अड्डा, जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम से जाना जाता है, इसके अंदर से बनाया जा रहा है 6 लेन। भारत का पहला 6 लेन अंडरपास बनेगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी AISHE ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2024-25 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। इसमें पहला है कि भारत में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 4.5 करोड़ तक पहुँच गया है, ये सही है। महिला शिक्षकों की भागीदारी बढ़कर कुल शिक्षण का जीवन का लगभग 40.9% हो गया, ये भी सही है।
और AISC रिपोर्ट जो है ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो ये तीनों कथन सही है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है बढ़ रही है, महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है। SC ST OBC जो सामाजिक रूप से वंचित तबके हैं उनकी हायर शिक्षा में, एजुकेशन में, उनकी भागीदारी में भी वृद्धि देखी गई है। इस तरह से समाज में इक्विटी, एक्सेस, सिक्योरिटी, एफोर्डेबिलिटी वाली शिक्षा जो है हर एक तबके तक पहुँच सुनिश्चित की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दोस्तों जो फोकस रखा गया है कि किस तरह से जो हायर एजुकेशन है उसमें भागीदारी को बढ़ाया जाए। जो ऑल इंडिया सर्वे और हायर एजुकेशन रिपोर्ट है इसकी शुरुआत 2010-11 से की गई थी। शिक्षा मंत्रालय इसको जारी करता है। इसका जो टारगेट रखा गया है दोस्तों, तो वो हायर एजुकेशन में किस तरह से पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए। यूजीसी की स्थापना 1956 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है कि 2035 तक उच्च शिक्षा में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उसको 50% तक, ये याद रखिएगा, उच्च शिक्षा में 2035 तक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो यानी उसको बढ़ा करके 50% तक पहुंचाना है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में प्रतिदिन राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम और राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग को गाना अनिवार्य करने की घोषणा की है। यानी गाना अब अनिवार्य है, नेशनल राष्ट्रगान को और राष्ट्रीय गीत को दोनों को अब गाना अनिवार्य बना दिया गया है सभी सरकारी और निजी स्कूलों में। तो ये किया है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के द्वारा। मानिक शाह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ये किया गया है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, इसकी मूल रचना है नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और इसका प्रथम गायन 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान सार्वजनिक रूप से गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत दोस्तों ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है। आनंद मठ 1882 से लिया गया है। मूल रूप से संस्कृत और बंगाली भाषा के मिश्रण में लिखा गया था। अगला है, हाल ही में समाचार में रहा ऑपरेशन हार्डबॉल मुक्तक किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर एवं संगठित अपराध नेटवर्क के विरुद्ध संबंधित कार्रवाई से संबंधित है। ऑपरेशन हार्डबॉल ये जो भी भारत के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है या संगठित अपराध संबंधित चीज़ें हैं उनके बारे में ये चलाया गया ऑपरेशन हार्डबॉल। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल डेस्टिनेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत विकास के लिए चुने गए 3 ऐतिहासिक स्थल हम्पी, लकुंडी और मैसूरू भारत के किस राज्य में स्थित हैं। दोस्तों इनको चुना गया है ग्लोबल डेस्टिनेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत। इनके यहाँ पे पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाएगा, ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के रूप में। और इसके लिए हम्पी, लकुंडी और मैसूरू को चुना गया है। यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित हैं दोस्तों। जो साउथ के जो मंदिर होते हैं दोस्तों वो द्रविड़ शैली की वास्तुकला में बने हुए होते हैं। इसमें मुख्य होता है एक विमान होता है गर्भगृह के ठीक ऊपर बना। ये गर्भगृह है, इसके ऊपर ये विमान होता है और इसका शिखर है, यह पार्ट शिखर कहलाता है। इसको विमान कहते हैं, तो शिखर कहते हैं। इसको गर्भगृह के सामने जो खड़ा होने या बैठने का स्थान होता है जहाँ पे श्रद्धालु जो है खड़े होते हैं, बैठते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो ये मंडप कहा जाता है। ये बरामदा टाइप का होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट गोपुरम, ये एंट्री गेट होता है। ये काफ़ी दोस्तों जो गोपुरम होता है ये अलंकृत होता है, ये प्रवेश द्वार अलंकृत किया जाता है इसे। तो इसकी जो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ वास्तुकला है, उसकी एक खास विशेषता है। हम्पी दोस्तों, हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही थी। 1336 ईस्वी में हरिहरबुक्का 2 भाइयों ने इसकी स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य का। तो ये हम्पी है। लकुंडी दोस्तों कर्नाटक के गदंग जिले में एक ऐतिहासिक गांव है और यहाँ पे किलानी के चालुक्य, कलचुरी और होयसल राजवंश वास्तुकला का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। मैसूरू, हैदर अली टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूरू साम्राज्य बहुत मशहूर था। गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है दोस्तों स्वदेश दर्शन योजना। ये 14-15 में शुरू किया गया था, 2014-15 में शुरू किया गया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि थीम आधारित पर्यटन सर्किटों का इंटीग्रेटेड रूप में विकास किया जाए। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों का इंटीग्रेटेड रूप में विकास किया जाए, इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब स्वदेश दर्शन 2.0 भी शुरू हो चुका है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल अवार्ड प्रोजेक्ट्स के बकाया के निपटारे के लिए किन 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। यहाँ के मुख्यमंत्रियों द्वारा 2 जो है नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल की जो बकाया राशि थी उसके निपटारे के लिए सेटलमेंट किया गया है, इस पर संधि की गई है। आज टाइम कम है दोस्तों, इसलिए थोड़ा जल्दीबाजी में कर रहा हूँ। नेक्स्ट, हाल ही में 76 वर्ष की आयु में निधन हो चुके ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार विजेता सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर कौन है? यह गिरीश भारद्वाज, इनको ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनके हाल फिलहाल में इनके डेथ हो चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण और नदी प्रबंधन को मजबूत करने के लिए दक्षिण कोरियाई तकनीक का उपयोग करके अपने पहले एयरफील्ड वायु भरे रबर बांध का निर्माण किया है? तो ये किया गया है गुजरात में किया गया है। ये पहला वायु भरा रबर बांध का निर्माण किया गया है। साउथ कोरिया का टेक्निक का इस्तेमाल करके ये बनाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला निजी ऑप्टोसेट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो भूख चुंबकीय और सौर तूफान के कारण संचार खोने की वजह से चर्चा में रहा, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मिशन दृष्टि इसका नाम है। इसको बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी स्पेस द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ये निजी अर्थ ऑप्शन सैटेलाइट था मिशन दृष्टि। और हाल फिलहाल में ये जो सौर तूफान होते हैं उसके कारण से इसका संचार जो कनेक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो दोस्तों आज के करंट में इतना ही था। थैंक यू।